तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल की। यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे जिससे ये बात इस्टेब्लिश हुई थी कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। अगर हम डीएनए की डिस्कवरी की बात करें तो डीएनए जो है वो 1860s के टाइम में ही फ्रेडरिक मिस्चर ने जो है डिस्कवर किया था। जो बैंडेज पर जो पस सेल्स वगैरह थे डब्ल्यूबीसी के, वहां से इसको डिस्कवर किया गया था और इसके लिए उन्होंने टर्म दी थी न्यूक्लियन। बट काफ़ी टाइम जो है लग गया ये बात जो है इस्टेब्लिश करने में कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। तो इसमें जो सबसे पहली हम बात करेंगे वो है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने 1928 के अंदर किया था। और ये एक्सपेरिमेंट जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है उसके ऊपर किया था, जो कि निमोनिया काज करता है। जब स्ट्रेप्टोकोकस को आप कल्चर प्लेट के ऊपर ग्रो किया जाता है तो दो तरह की कॉलोनीज देखने को मिलती हैं। एक को कहा जाता है स्मूथ या एस स्ट्रेन भी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो रफ या फिर आर स्ट्रेन। जो स्मूथ कॉलोनी है वो इस वजह से है कि जो आपका बैक्टीरिया है उसके ऊपर एक आपको लेयर देखने को मिलती है म्यूकस की, जो कि एक्चुअली एक पॉलीसैकेराइड की लेयर है। तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया कॉलोनी बना रहा है तो वो देखने में थोड़ा सा स्मूथ शाइनी टाइप की होती है। और जो रफ स्ट्रेन है या आर स्ट्रेन, उसके अंदर जो ये म्यूकस की लेयर है ये एब्सेंट होती है, तो उसकी वजह से आपको जो कॉलोनी है वो रफ जो है देखने को मिलती है। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपका ये एस स्ट्रेन है जिसको हम बोल रहे हैं स्मूथ स्ट्रेन, दिस इज वायरुलेंट, यानी कि ये जो है डिजीज काज कर सकता है। जबकि जो आपका रफ स्ट्रेन है ये नॉन वायरुलेंट है और ये डिजीज काज नहीं कर सकता। तो जो आपका एस स्ट्रेन है ये वायरुलेंट है, ये जो है निमोनिया काज करेगा। और इस एक्सपेरिमेंट में जो है हम अगर देखें तो जो ग्रिफिथ हैं उन्होंने जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स जो हैं उनको माइस के अंदर इंजेक्ट करके देखा कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रिफिथ ने क्या किया कि उन्होंने जो एस स्ट्रेन था, जो कि अभी हमने कहा कि जो आपका एस स्ट्रेन है ये वायरुलेंट स्ट्रेन है यानी डिजीज काज करेगा, तो एस स्ट्रेन को जब उन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो उन्होंने क्या देखा कि जो माइस है इट डाई, क्योंकि जो आपका एस स्ट्रेन है ये डिजीज काज करता है, वायरुलेंट है, तो माइस जो है वो मर जाएगा। लेकिन जब उन्होंने आर स्ट्रेन के साथ यही एक्सपेरिमेंट किया, आर स्ट्रेन को जब उन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो उन्होंने देखा कि जो माइस है वो जिंदा रहेगा, इट लीव्स। अब उन्होंने क्या किया, ये तो एक सिंपल सी बात थी। अब उन्होंने यहाँ पर जो आपका एस स्ट्रेन था, जो कि हमने कहा कि स्मूथ वाला स्ट्रेन है जो कि नॉन वायरुलेंट है, बट इन्होंने इस एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। हीट किल्ड इट, हीट से जो आपका एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसको किल कर दिया, और किल करने के बाद उसको जो है उन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और उन्होंने देखा कि जो माइस है इट लीव्स, माइस जो है वो डाई नहीं हुआ। क्योंकि जो एस स्ट्रेन था अब यहाँ पर इसको हीट किल किया गया है तो अब ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा बिकॉज इट इज किल्ड, तो माइस जो है वो जिंदा रहेगा। अब जो मेन चीज थी वो उन्होंने जो देखा वो ये वाली बात थी कि उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था यानी आपका जो स्मूथ वाली कॉलोनी बैक्टीरिया था एस स्ट्रेन वाला, उसको उन्होंने मिक्स कर दिया आपके सॉरी यहाँ पर एक और चीज कि एस स्ट्रेन जो है हीट किल्ड, सो इट वाज हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो जो हीट किल एस स्ट्रेन था बैक्टीरिया का उसको उन्होंने मिक्स कर दिया विद लाइव आर स्ट्रेन। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका एस स्ट्रेन है वो तो हीट किल था, बट जो आर स्ट्रेन है वो लिविंग था। जब उन्होंने इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो उन्होंने देखा कि जो माइस है इट डाई, वो जो है उसकी डेथ हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि जो आपका आर स्ट्रेन है यहाँ पर ये लाइफ कंडीशन में था, बट ये तो नॉन वायरुलेंट है, डिजीज नहीं काज कर सकता, तो माइस को जो है जिंदा रहना चाहिए था। और जो आपका एस स्ट्रेन है क्योंकि वो हीट किल था, अगर वो हीट किल है तो हमने इस वाले केस में देखा कि वो जो माइस है उसको इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने ये चीज जो है
यहाँ से जो है निकाली, ऑब्जर्व की कि कोई ऐसा सब्सटेंस था या कोई ऐसी चीज़ थी जो कि इस एस स्ट्रेन से जो है वो आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफ़र हुई, और जिसकी वजह से जो वायरुलेंट कैपेसिटी थी एस स्ट्रेन की वो भी आर स्ट्रेन में चली गई, और आर स्ट्रेन ने जो है बैक्टीरिया को यहाँ पर किल कर दिया। तो इसको हम थोड़ा अगर यहाँ पर समझें, एक प्रिंसिपल होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये एक प्रोसेस है जो हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे कि ये आपका कोई बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये इसका अपना डीएनए होगा, और बाहर से कि यहाँ पर कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है। तो ये कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है आउटसाइड दी बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया है इसके पास कैपेबिलिटी होती है, ये बाहर इस इन्वायरमेंट के अगर अंदर कोई अगर डीएनए का फ्रेगमेंट है तो उसको अपने अंदर ले सकता है, और अपने डीएनए के अंदर जो है उसको भी जो है ये शामिल कर सकता है। तो इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया जो है वो किसी भी बाहर पड़े डीएनए के फ्रेगमेंट को अंदर ले सकता है, बट अगर वो जो डीएनए है इन्वायरमेंट के अंदर वो किसी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का है, तो बैक्टीरिया जो है उस डीएनए को जो है अपने अंदर जो है ले सकता है। तो जो हमने पीछे एस स्ट्रेन वाली बात भी की और आर स्ट्रेन की, तो से कि जो हमारा एस स्ट्रेन था, हालांकि उसको हीट किल किया गया था, बट उसका जो डीएनए है, क्योंकि डीएनए जो है वो इतना जल्दी डिग्रेड नहीं होता, तो डीएनए जो कि इन्वायरमेंट में था, तो जो आर स्ट्रेन है वो भी लाइव हमने देखा था। तो जो डीएनए था एस स्ट्रेन का, वो आर स्ट्रेन ने जो है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अपने जीनोम के अंदर ले लिया, और अब जो कैपेबिलिटी या जो वायरुलेंस काज करने की, डिजीज काज करने की कैपेबिलिटी इस एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया है इसके डीएनए के अंदर थी, वो अब आर स्ट्रेन के अंदर भी आ चुकी है। तो इसलिए अब जो आर स्ट्रेन है वो भी कन्वर्ट होकर के एस स्ट्रेन जो है बन चुका है। तो अब ये भी वायरुलेंट है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो बैक्टीरिया था वो जो माइस था वो डाई कर रहा था। अब जो है इसी ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट था, इसी को अच्छे से समझाने के लिए जो है एवरी, मैकलियोड और मैकार्थी के एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने जो है ये चीज डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जो कि ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट था, उसमें वो डीएनए था, आरएनए था या प्रोटीन थी। जैसे वहां पर देखा कि कोई चीज है जो एस से आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है, बट एक्चुअली में वो क्या है, वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। तो जो वो एस स्ट्रेन की जो हीट किल मिक्सचर थी उसको इन्होंने डिफरेंट एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया। जैसे कि इन्होंने क्या किया कि प्रोटीएज एंजाइम के साथ सबसे पहले ट्रीट किया। प्रोटीएज जो हैं वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। तो इन्होंने देखा कि आफ्टर ट्रीटिंग विद द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्टिल हो रही है, विच मीन्स कि अगर प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना था। तो यहाँ पर देखा कि स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। देन इन्होंने जो है आरएनएज एंजाइम का यूज किया। आरएनएज जो है वो आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, और इन्होंने देखा कि आरएनएज जो है उसका यूज करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी कि जो वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो आरएनए भी नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। देन इन्होंने डीएनएज का यूज किया। तो जो डीएनएज हैं ये आपके डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं। तो जब डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया गया एस स्ट्रेन से, तो अब इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, विच मीन्स कि ये डीएनए ही था जो कि आपका जो एस स्ट्रेन है उससे आर स्ट्रेन के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो इससे इन्होंने जो है ये बात देखी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग चीज थी वो आपका डीएनए ही था। तो अब एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लास्ट देखेंगे, जिससे ये बात जो है प्रूव हुई कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो है हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था। हर्शे एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बैक्टीरियोफेज के ऊपर किया था। सो दे वर्क ऑन बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियोफेजिस जो हैं वो ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। सो दीज आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उन्हें हम बैक्टीरियोफेजिस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फेज यूज किया गया था टी इवन करके T2 फेज का यूज किया गया था, और जो वायरस था वो था ई कोलाई, सॉरी बैक्टीरिया जो है वो ई कोलाई था। अगर हम वायरसेस या फेज की बात करें तो उसकी जो बॉडी है वो दो कंपोनेंट्स की बनी होती है, एक प्रोटीन और दूसरा जो है डीएनए, जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर एक रफ सी मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो है ये प्रोटीन है जो कि फेज की बॉडी है, हमने कहा दो चीजों की बनी है, तो इसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ये जो यहाँ पर है।
तो जो प्रोटीन है, एक तो ये कंपोनेंट आ गया और दूसरा जो है डीएनए जो कि इसके हेड की रीजन में इस तरह से प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए। तो इन दो चीजों की जो है फेज की बॉडी बनी होती है। अब जब ये फेज किसी भी से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा या ई कोलाई है, तो ये क्या करता है कि जो इसका डीएनए है सिर्फ उसी को जो है ये सेल के अंदर जो है, जो जिस सेल को ये इन्फेक्ट करेगा उसके अंदर इंजेक्ट करता है, बाकी जो प्रोटीन का पार्ट है उसको ये बाहर ही छोड़ देता है। और बाद में जो ये डीएनए है ये यहाँ पर जो है रेप्लिकेट करेगा और प्रोटीन्स वगैरह बनाएगा जो फेज की हैं, पूरी बॉडी फेज की देन यहाँ पर डेवलप होगी। बट यहाँ पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने क्या किया कि जो सबसे पहले इन्होंने जो प्रोटीन है कैप्सिड की उसको जो है सल्फर 35 के साथ जो है इन्होंने रेडियो लेबल किया। तो सल्फर 35 से जो प्रोटीन थी उसमें भी अगर आप याद रखना चाहो तो मिथियोनिन जो है उसको रेडियो लेबल किया गया था प्रोटीन के अंदर। तो प्रोटीन जो है उसको सल्फर 35 जो है इससे रेडियो लेबल किया गया और उसके बाद इन्होंने देखा कि जब ये इन्फेक्ट कर रहा है किसी भी ई कोलाई सेल को, तो जो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी जो है देन उसको ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि सेल के अंदर उनको बिल्कुल भी कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। रीजन ये है क्योंकि रेडियो लेबल जो है वो इन्होंने प्रोटीन को किया था और जब जो फेज है वो इन्फेक्ट कर रहा है किसी भी बैक्टीरियल सेल को, तो वो जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको तो बाहर ही छोड़ रहा है, सिर्फ डीएनए एंटर कर रहा है। तो डीएनए को तो रेडियो लेबल नहीं किया गया था, तो इसलिए रेडियो जो एक्टिविटी है वो आपको सेल के अंदर देखने को नहीं मिली। अब इन्होंने क्या किया कि इस बार इन्होंने जो डीएनए है उसको रेडियो लेबल किया और डीएनए को जो रेडियो लेबल किया यूजिंग द फॉस्फोरस 32 किया। तो फॉस्फोरस 32 का यूज करके डीएनए को जब रेडियो लेबल किया गया और देन अलो किया गया उसको इन्फेक्ट करने के लिए किसी भी ई कोलाई सेल को, तो इन्होंने देखा कि इस बार जो रेडियो एक्टिविटी है वो सेल के इनसाइड आपको देखने को मिल रही है। ये जो रीजन है उसका सिंपल है कि जब जो फेज है उसने इन्फेक्ट किया ई कोलाई को, तो वो अपना डीएनए जो है वो अंदर जो है इंजेक्ट कर देगा और उसके बाद जो फेज का डीएनए है वो जब रेप्लिकेट करेगा, कॉपीज बनाएगा अपनी डिफरेंट, तो यहाँ पर जो डीएनए था क्योंकि उसको रेडियो लेबल किया गया था, तो इसलिए सेल के अंदर काफी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इससे इन्होंने सिंपली ये कंक्लूड किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है ना कि प्रोटीन। यानी जो फेज है वो जब इन्फेक्ट कर रहा है किसी भी से बैक्टीरिया को, तो वो अपना डीएनए इंजेक्ट कर रहा है सेल के अंदर ना कि प्रोटीन। थ्रू दिस रेडियो एक्टिविटी जो है ये हमने देखा। उसके अलावा जो है इन्होंने ब्लेंडर में जो है इन सेल्स को ब्लेंड करके भी जो है सेंट्रीफ्यूज करके भी देखा था। जैसे अगर हम इस वाले केस की बात करें जहां पर इन्होंने प्रोटीन को जो है रेडियो लेबल किया था, तो जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन एज सिंपली आप जानते होंगे कि चीजों को हम हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करते हैं सेपरेशन करने के लिए। तो जो ज्यादा डेंस चीजें होंगी वो नीचे वाले रीजन में सेटल कर जाएंगी और जो कम डेंस होंगी वो ऊपर वाले पार्ट में सेटल कर जाएंगी। तो इस ऊपर वाले पार्ट को जो है हम बोलते हैं सुपरनेटेंट और जो चीजें नीचे सेटल करके उसको हम बोलते हैं पैलेट। तो जब ये वाला अगर हम देखें जहां पर उन्होंने प्रोटीन को जो है वो रेडियो लेबल किया था, तो इस वाले केस में जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह की तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है वो आपको सुपरनेटेंट वाले रीजन में देखने को मिल रही है ना कि पैलेट वाले में। क्योंकि जो आपका डीएनए है वो डेंस होता है, तो वो यहाँ पर जो है आकर के इकट्ठा हो जाएगा, लेयर बना देगा। और जो आपकी प्रोटीन है वो थोड़ा कम डेंस होती हैं डीएनए से, तो वो सुपरनेटेंट वाले पार्ट में जो है आपको लेयर बनाते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिविटी जो है सुपरनेटेंट में देखी गई जब आपने प्रोटीन को रेडियो लेबल किया था, और इस वाले केस में जब आपने डीएनए को रेडियो लेबल किया था तो इस वाले केस में जो आपको रेडियो एक्टिविटी है वो पैलेट के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये जो है हमने थोड़ा सा शॉर्ट में इसको रिवाइज टाइप ही किया है, इतना डिटेल में हम इसमें जा नहीं रहे। बट एक और चीज भी आप याद रख सकते हो कि इसको हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कई बार कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अभी हमने कहा कि सेल्स को ब्लेंड किया गया, तो घर में जो सिंपल ब्लेंडर वगैरह होता है, मिक्सर जो ब्लेंडर है उसका यूज करके इन्होंने सेल्स को ब्लेंड वगैरह किया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है हर्षे चेज ने ये 1952 में किया था, जहां पर ये जो है प्रूफ कर दिया गया कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि कुछ प्रॉपर्टीज जो कि जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे आरएनए जो है और डीएनए की भी अगर हम बात करें,
तो हम जो है देखते हैं कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि आरएनए। इवन दो कुछ वायरसेस हैं जिनके अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के तौर के ऊपर एक्ट करता है। ये भी जो है हम बात करते हैं कि आरएनए वर्ल्ड के जो आरएनए था वो पहले आया और उसके बाद जो है नेक्स्ट डीएनए उसी से इवॉल्व हुआ और डीएनए को ही एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेचर ने जो है इवॉल्व किया इस टाइप का। तो एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर हम देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज जो देखने को मिलनी चाहिए। एक तो ये कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, वो रेप्लिकेट कर सकता हो, वो अपनी कॉपी बना सकता हो। क्योंकि अगर वो अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा तो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके अंदर ट्रांसफर कैसे होगा। तो एक तो ये हो गया। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये स्टेबल होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। जैसे कि हम बात करते हैं जब आरएनए और डीएनए की, तो जो आपका आरएनए है उसका जो हम जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे थे हमने देखा था जो 2 प्राइम है सेकंड कार्बन उसके साथ आरएनए के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था। तो जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो आपका आरएनए है वो डीएनए से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस वजह से जो आपका आरएनए है वो काफी ज्यादा जो है बाकी एंजाइम्स वगैरह जो है चांसेस हैं कि वो उसके साथ आकर के रिएक्ट कर सकते हैं, उसको डिग्रेड कर सकते हैं, तो वो चांसेस ज्यादा रहते हैं। जबकि जो आपका डीएनए है उसके ऊपर ओएच ग्रुप जो है वो एब्सेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो लेस रिएक्टिव भी है। तो अगर आप कंपेयर भी करो आरएनए डीएनए को तो आपका जो डीएनए है वो ज्यादा जो है वो स्टेबल है वो एज कंपेयर टू आरएनए। तो एक ये रीजन भी है और उसके अलावा जो एक थर्ड पॉइंट अगर हम देखें वो ये है कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन जो जेनेटिक चेंजेस होती हैं, म्यूटेशन रेट जो है वो भी कम होना चाहिए। म्यूटेशन रेट जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा बेटर है। और अगर हम आरएनए डीएनए की भी बात करें तो जो आपका आरएनए है वो क्योंकि अनस्टेबल है तो वो काफी ज्यादा फास्ट रेट के ऊपर जो है म्यूटेशन दिखाता है एज कंपेयर टू डीएनए। और लास्ट पॉइंट जो है ये सिंपल है कि जब आपने अगर मेंडल्स के लॉज जो वहां पर पढ़े थे तो ये है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स या मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आप जो है ध्यान में रख सकते हो। तो नेक्स्ट रेप्लिकेशन पर बात करने से पहले थोड़ा सा डीएनए के बारे में और देख लेते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर वगैरह है इसको हमने डिटेल में जो है न्यूक्लियोटाइड वाला जो लेसन था वहां पर किया है। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं पता तो सबसे पहले उस वाले लेसन को एक बार जरूर देख लें। तो हम जो कहते हैं कि डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हम कहते हैं कि दो स्ट्रैंड्स हैं, एक जो है 5 to 3 प्राइम है तो दूसरा जो है उसके अपोजिट ओरिएंटेशन में होगा, एंटी पैरेलल होते हैं। तो 3 प्राइम ये और 5 प्राइम ये। यहाँ पर 3 और 5 प्राइम क्या है इसकी भी हम बातें कर चुके हैं। तो 5 प्राइम जैसे कि हमने कहा था कि जो 5th कार्बन है आपकी शुगर का उसके साथ में जो है फॉस्फेट अटैच होता है यहाँ पर, और जो ये 3 प्राइम फ्री होगा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये बातें हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमें जो बातें करनी है एक तो ये कि जो आपका डीएनए का ये डबल हेलिक्स होता है इसकी अगर आपसे डायमीटर पूछी जाए तो ये जो इसकी डायमीटर है इट इज 2 नैनोमीटर। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि डीएनए की जो ये जो डायमीटर है तो 2 नैनोमीटर है। और अगर हम बात करें डीएनए की 1 टर्न की, यानी कि ये जो यहाँ से घूम करके वापस यहाँ पर आया है, यानी कि आप जब बोलते हो 1 टर्न इट मीन्स कि आप बात कर रहे हो 360 डिग्री की, कि वापस जो डीएनए घूम करके 360 डिग्री वापस आया है। तो 1 टर्न दैट इज 360 डिग्री रोटेशन। तो एक टर्न जो डीएनए का होता है उसके अंदर हम बात करते हैं कि 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं। सो देयर आर 10 बेस पेयर्स पर टर्न। तो एक जो डीएनए टर्न कर रहा है उसके अंदर आपके 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं। तो अगर से कि मैं कहूँ एक बेस पेयर आपका ये है, अगर ए टी एक यहाँ पर होगा जी सी से, तो ये जो दो बेस पेयर्स हैं इनके बीच का अगर डिस्टेंस देखा, जैसे कि आपका एक बेस पेयर यहाँ है और एक यहाँ पर है, तो इन दोनों का अगर आप बीच का डिस्टेंस देखो तो ये होता है 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। तो दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी को अगर आप नैनोमीटर में लिखोगे तो ये आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। तो आपको इन दोनों को जो है ध्यान में रखना है कि किस यूनिट में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा कि आपका जो दो बेस पेयर्स का डिस्टेंस है वो 3.4 एमस्ट्रॉन्ग है, और आपकी जो एक टर्न है
उसके अंदर 10 बेस पेयर आ रहे हैं। तो अगर आप देखो कि आपका जो डीएनए का एक टर्न है उसकी कितनी लेंथ है, तो आप सिंपली जो है क्या कर सकते हो कि 3.4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 के साथ, तो आपका ये आ जाएगा 34। तो 34 एंगस्ट्रॉम। तो जो आपका डीएनए का एक टर्न है इसकी जो आपकी लेंथ है वो होगी 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी आप याद रखोगे। इसी को अगर आप कन्वर्ट करोगे नैनोमीटर में तो ये 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। तो आपने यूनिट्स का भी जो है वो ध्यान रखना है। डीएनए जो है डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये भी आपने पढ़ा है। यहाँ पर हम ये जो बात करते हैं ये बी फॉर्म की बात करते हैं, जो कि हमारा डीएनए है बी फॉर्म का है। उसके अलावा जो एटलीस्ट आप जो है ए और जेड फॉर्म का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें। जैसे कि अगर आप ए फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो बेस पेयर टर्न है वो 11 होता है, तो 11 बेस पेयर पर टर्न देखने को मिलता है। और जेड डीएनए के अंदर जो है आपको 12 बेस पेयर पर टर्न देखने को मिलता है। और एक ये चीज याद रखें कि जो आपका जेड डीएनए होता है ये लेफ्ट हैंडेड होता है, जो इसकी कॉइलिंग है लेफ्ट हैंडेड है। बाकी जो आपके बी डीएनए या ए डीएनए उसके अलावा भी जो है सी डी डीएनए होते हैं वो सभी के सभी जो है आपको राइट हैंडेड जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको आप जो है ध्यान में रखें। जो बैकबोन है डीएनए की वो फॉस्फोरस शुगर की होती है, जिससे कि ये फॉस्फोरस शुगर फॉस्फोरस शुगर फॉस्फोरस इस तरह से ये बैकबोन है। ये एक स्ट्रैंड है से, तो अपोजिट इसके जो दूसरा स्ट्रैंड होगा ये उसका फॉस्फोरस शुगर एंड फॉस्फोरस। तो बीच में आपके बेसिस होते हैं यहाँ पर, से कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर जो है टी होगा, उनके बीच में जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर अगर जी है, यहाँ सी है, तो उसके बीच में भी आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ अगर हम बात करें आपके बॉन्ड्स की, तो जो बॉन्ड यहाँ पर है जो फॉस्फोरस और शुगर को आपस में जोड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दिस इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि आपका बैकबोन में है। और ये पूरी बैकबोन है आपकी शुगर और फॉस्फेट वाली, और जो ये बेसिस हैं ये आपके अंदर वाली साइड आ जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड है इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे, जो फॉस्फोरस और आपकी जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज उसके बीच में है। एक और बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा जो शुगर और आपके बेस के बीच में है, जैसे ये एडेनाइन है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस, यहाँ ग्वेनाइन है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा यहाँ पर बिटवीन योर बेस एंड द शुगर, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्योंकि जब कोई कार्बोहाइड्रेट बना रहा है बॉन्ड वो ग्लाइकोसाइडिक होता है। दो बॉन्ड ये हो गए, और एक और बॉन्ड आपका प्रेजेंट है एटी और जीसी के बीच में, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तीन तरह के बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। हमने पहले भी कहा था कि डीएनए जो है वो रैप होता है, जो काइलिंग है पूरी हिस्टोन प्रोटीन वगैरह है। तो जब डीएनए ने रेप्लिकेट भी करना है या ट्रांसक्राइब करना है तो डीएनए को पहले जो है खुलना पड़ेगा, अनरैपिंग होनी पड़ेगी। तो अनरैपिंग जो होगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से अगर तीन बॉन्ड्स की हम बात करें तो कौन सा बॉन्ड ऐसा है जो हम तोड़ेंगे तो जाकर के आपका जो डीएनए है वो उसके दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट होंगे। अगर हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं तो क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो सकते हैं? नहीं सर, तो कौन सा बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो यस, दो अलग हो जाएगा फिर। या तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो सेपरेट हो जाए, यानी दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। तो यहाँ पर ये है कि जो हम यहाँ पर आगे बात करेंगे कि हेलिकेज, जैसे आपने पढ़ा भी है कि हेलिकेज जो है वो अनवाइंडिंग कराता है डीएनए स्ट्रैंड्स की। तो हेलिक्स का काम जो है वो यही है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब करता है। उसके अलावा भी ये आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये काफ़ी वीक बॉन्ड होते हैं। तो इनको सेपरेट करना जो है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, बिकॉज दे आर वीक बॉन्ड्स। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई से के हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं, अगर आपने से के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है तो अगर आप टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देते हो तो भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिसरप्ट हो जाएंगे। और अगर आप पीएच के अंदर चेंज लाते हो, यानी पीएच को आप बढ़ा दो या घटा दो, तो भी आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है डिसरप्ट हो सकता है। या कुछ केमिकल्स लाइक यूरिया या उसके अलावा फार्माइड्स वगैरह, ये कुछ केमिकल्स हैं, ये भी डिसरप्ट कर सकते हैं। और रेप्लिकेशन के टाइम में हम जो हेलिकेज देखते हैं वो भी यही काम करता है, आपका हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिसरप्ट करता है। और उसके अलावा जो हमारे ऐसे और भी मतलब हो सकते हैं केमिकल्स, उन्हें हम डीनेचरिंग एजेंट्स बोल सकते हैं। डीनेचर यानी इसको जो है स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना, डीएनए का जो ये डिसरप्ट करता है बॉन्ड्स को। उसके अलावा हमारे जो ये बाकी जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के अलावा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये तो अगर आप तोड़ते हो तो आपका डीएनए सेपरेट नहीं होगा। यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है,
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ये ऐसे नहीं टूटते। इनका हीट वगैरह अगर आप जो है देते हो या पीएच चेंज करो या इस तरह से, तो ये नहीं टूटेंगे। तो आपके ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनको तोड़ने के लिए कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियेज बोलते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम्स दे कैन ब्रेक दिस। और उसके अलावा टोपो आइसोमरेज भी तोड़ सकते हैं इसको। टोपो आइसोमरेज में भी हम जो गाइलेज वगैरह को पढ़ते हैं वो टोपो आइसोमरेज की टाइप है। तो ये जो न्यूक्लियेज एंजाइम है 2 तरह के हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज एज यू नो कि ये एंड्स के ऊपर कट मारते हैं। एंड्स पे मींस कि जो आपका ये से कि 5 प्राइम है, यहाँ पर 3 प्राइम है, तो ये आइदर 5 प्राइम यहाँ से कट करेंगे या ये यहाँ से कट करेंगे, एक डायरेक्शन या तो 5 से या 3 से, और ये सिंगल बेस पेयर को ही कट मतलब सिंगल सिंगल करके निकालेंगे। लेकिन जो आपके ये एंडो वाले हैं, ये क्या करते हैं कि ये आपके बीच में कट मारते हैं, जो डीएनए का स्ट्रैंड है कोई उसके बीच में कहीं पर भी से कट मार देंगे। और इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक डीएनएज 1 करके हम बोलते हैं जो कि कहीं पर भी कट मार देगा, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, बट इसमें एक हम पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ये स्पेसिफिक होता है कि ये किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर ही कट मारता है। तो अब थोड़ा सा चार्गफ रूल की बात कर लेते हैं। तो चार्गफ रूल ये बात कहता है कि जो हमारा डीएनए है उसके अंदर जितना एडेनाइन का नंबर है उतना ही थायमाइन का नंबर होगा, और जितने ग्वानाइन है उतने ही साइटोसाइन होंगे। यानी कि अगर से के एडेनाइन का नंबर 30 है तो जो थायमाइन है वो भी 30 होंगे, और अगर ग्वानाइन जो है वो 50 है तो साइटोसाइन जो है वो भी 50 होंगे। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि A+T/G+C=1, और ये हमेशा स्पीशीज स्पेसिफिक भी होता है, ये चीज भी आप जो है ध्यान में रखें। तो A+T/G+C अगर इस पूरे कंटेंट को अगर आप देखेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। तो तीसरी चीज जो ये कहता है वो ये कि जो आपकी पेयरिंग होती है वो हमेशा जो आपका एडेनाइन है ये पेयर करता है थाइमाइन के साथ, और बीच में यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। सो एडेनाइन और थाइमाइन जब आपस में पेयर करेंगे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे बीच में, और जब आपका ग्वानाइन पेयरिंग करता है साइटोसाइन के साथ तो आपको बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है देखने को मिलेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं चार्गफ रूल के जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो जहां पर हमने जो ये 3 उसके अलावा आप ध्यान रखोगे कि जो आपके A+G अगर हम कहें A+G अपॉन आपका T+C दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ना ही और ना ही आपके जो प्यूरिन या पिरिमिडीन है उनका नंबर आपस में इक्वल होता है। यानी कि अगर आप कहो कि A इज इक्वल टू G तो ऐसा कभी नहीं होगा। A इज नॉट इक्वल टू G इन योर डीएनए, और ना ही जो आपका थाइमाइन है वो साइटोसाइन के नंबर के इक्वल होगा। तो आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। इसी को थोड़ा सा बेटर समझने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। से कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि आपका एक डीएनए का से कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे दिया कि आपका जो डीएनए है वो आपका 200 बेस पेयर्स का है, से कि आपको क्वेश्चन इस तरह से कुछ दे दिया कि आपका जो एक डीएनए का एक से के फ्रैगमेंट है जो कि 100 बेस पेयर्स लॉन्ग है, और उसके अंदर जो एडेनाइन है वो है 40, और आपसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्वानाइन साइटोसाइन एंड थाइमाइन। तो ये आप कैसे निकालोगे? तो ये हम इजीली चार्गफ रूल को जो है अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर है कि 100 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट हैं आपके डीएनए के अंदर। तो 100 बेस पेयर मतलब कि टोटल न्यूक्लियोटाइड अगर आप काउंट करोगे तो वो 200 होंगे अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, क्योंकि एक बेस पेयर क्या होगा, यानी ए और ये बेस पेयरिंग कर रहा है टी के साथ, तो ये आपका एक बेस पेयर होगा। तो अगर आप ये न्यूक्लियोटाइड काउंट करो तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए। इसी तरह से अगर 100 बेस पेयर है तो इसका मतलब 200 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो आप वो जरूर ध्यान में दें कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, उन्होंने क्या बेस पेयर की बात की है या उन्होंने कहा है न्यूक्लियोटाइड।
या अगर डायरेक्ट वहां पर लिखा है कि 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इट्स ओके, पर अगर बेस पेयर है तो आप उसको पहले न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे अगर 100 बेस पेयर था तो टोटल 200 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और एडेनाइन का नंबर दिया गया है यहाँ पर 40 है। तो अभी हमने जो है चारकफ रूल में बात की कि एडेनाइन का नंबर हमेशा जो है थाइमाइन के इक्वल होता है। तो अगर एडेनाइन 40 है, इट मीन्स कि जो आपकी थाइमाइन है वो भी 40 होंगे। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करो तो ये हो गया 80, तो यानी कि आपके 80 तो जो है ए और टी हो गए, और टोटल 200 न्यूक्लियोटाइड्स थे, तो आप अगर माइनस करो 200 में से 80 को तो आपके पास बच जाएंगे 120। यानी कि जो आपके ये थाइमाइन तो हमने कहा 40 है, तो यानी आपके जो जी और सी हैं ये दोनों मिला करके 120 होंगे। तो जी और सी का भी नंबर हमेशा इक्वल होता है, ये भी चारकफ रूल कहता है। तो अगर इन दोनों का नंबर इक्वल होगा तो हम सिंपली 120 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जो 60 आ जाएगा, यानी कि आपके ग्वेनाइन भी 60 होंगे और साइटोसाइन जो है वो भी 60 होंगे। तो इस तरह आप इजिली इसको जो है काउंट कर सकते हो, या सिंपल आप चाहो तो ये वाला जो है a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला लगा करके भी आप इसको निकाल सकते हो। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी अगर आप देखना चाहो तो वो भी निकाला जा सकता है। जैसे कि ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो 2 होते हैं, और जी और सी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 3 हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखो 80 जो है हमारे पास टोटल 80 हैं, बट यहाँ पर हम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं वो तो एक बेस पेयर के बीच में होगा। तो मीन्स ए और टी जो है इसके बीच में आपके 40 जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो आप 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 80 के बीच में, तो ये 80 हो गया। तो यानी कि 80 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ए और टी। ऐसे ही जीसी का निकालना हो तो जीसी जो हैं वो टोटल आपके पास जो है 60 हैं बेस पेयर्स। न्यूक्लियोटाइड देखो तो 120, बट बेस पेयर 60 है, तो आप 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 3 होते हैं जीसी के बीच में। तो ये जितना आएगा तो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। देन जैसे 3 0 0 और 6 3 18, तो 180 ये हो गया। तो 180 को आप 80 के साथ प्लस करोगे तो आपका जितना भी है वो आंसर आ जाएगा कि टोटल जो आपकी ये डीएनए की 100 बेस पेयर हैं इसके अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड का आपको इतना क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिलता, बट आपको जो एटीजीसी है उनका आ सकता है कि उनका नंबर कितना है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। तो अब हम बात करेंगे जो आपका रेप्लिकेशन है उसकी, बट उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे। जैसे हम रेप्लिकेशन में कहते हैं कि जो डीएनए है वो अपनी ही एक कॉपी बनाएगा, और ये जो प्रोसेस है डीएनए का इसको हम रेप्लिकेशन का इसको हम बोलते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। यानी कि जब नया आपका डीएनए बनता है तो उसके अंदर एक पेरेंटल स्ट्रैंड जाएगा और एक नया वाला बनेगा, तो हाफ कंजर्व रहता है। ये हम आगे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, जो कि यहाँ पर मैसेल्सन एंड स्टॉल जो है उनका एक्सपेरिमेंट था, जो कि इन्होंने यूज किया था नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14। ये जो दो हैं ये आइसोटोप से नाइट्रोजन का इनका यूज किया था उन्होंने, जो हम आगे डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। और बाद में इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करके सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज किया था, बस इतना याद रखें। और अभी इसमें एक और चीज जो है यहाँ पर आप और ध्यान दें कि जो आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, ये एक्सपेरिमेंट तो हम अभी देखते हैं, बट उससे पहले कि जो आपका रेप्लिकेशन होता है ये सेल साइकिल का जो एस फेज है वहां पर होता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। और उससे पहले जैसे अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी हो तो हम कहते हैं जो आपका G1 फेज है, देन आपका S फेज आएगा और उसके बाद G2 फेज होगा। तो जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन है वो तो S फेज के अंदर होता है, बट जो आपका डीएनए की लोडिंग वगैरह है वो G1 फेज के अंदर हो जाती है। यानी जो G1 फेज है उसके अंदर आपके एंजाइम्स वगैरह जो डीएनए जो है उसकी लोडिंग वगैरह वो सब, यानी तैयारी आप कह सकते हो जो रेप्लिकेशन के लिए है वो G1 में हो जाती है, और एस फेज के अंदर आकर के आपकी जो रेप्लिकेशन है वो हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की जो कि मैसेल्सन स्टॉल ने किया था, जिससे ये बात जो है प्रूफ हुई थी कि जो आपका रेप्लिकेशन है इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो इट इज सेमी कंजर्वेटिव, ये जो है कंजर्वेटिव था। में उन्होंने क्या किया था कि जो बैक्टीरिया हैं
उनको फर्स्टली नाइट्रोजन 15 के ऊपर उन्होंने जो है कल्चर किया। जैसे हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो 15 है ये नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है। 15 जो है ये हैवी आइसोटोप है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन 14। तो उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया हैं उनको कल्चर किया और जो मीडियम है उसमें उन्होंने नाइट्रोजन 15 प्रोवाइड किया। जैसे हमने अपने लास्ट वाले टॉपिक्स में देखा भी था कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ATGC, इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है जब ये मतलब बनाते हैं अपने न्यूक्लियोटाइड्स को, तो वो नाइट्रोजन जो इनको बाहर से मीडियम में प्रोवाइड किया है वही यूज़ करेंगे, यानी जो इन्होंने खाया वगैरह उस मीडियम के अंदर जो नाइट्रोजन इनको मिला उसी का यूज़ करके ये न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं। तो जो मेल्सन और स्टाल जो है इनका जो ये एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया हैं उनको कल्चर किया और नाइट्रोजन 15 प्रोवाइड कराया वहाँ पर। और जब इतना बहुत सारी जनरेशन्स हो गई तो जितने भी अब बैक्टीरिया थे सबके पास जो है नाइट्रोजन 15 वाला ही DNA है जो है प्रेजेंट था। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ टाइम बाद इस नाइट्रोजन 15 को उन्होंने जो है रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन 14 से। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये वाली जो फर्स्ट वाली डायग्राम है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है जो कि ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है, ये नाइट्रोजन 15 है और ये जो ब्लू में है ये नाइट्रोजन 14 के लिए है। तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड जो है नाइट्रोजन 15 इनमें प्रेजेंट है। और उसके बाद हमने क्या किया कि नाइट्रोजन 14 से रिप्लेस किया इसको, बैक्टीरिया को जो मीडियम है उसमें नाइट्रोजन 14 प्रोवाइड किया। और देन जब बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट हुआ तो तब हमने देखा कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन था दिस इज द फर्स्ट जनरेशन से। और फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि जो दो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं उनमें एक जो स्ट्रैंड है उसमें एक पेरेंटल वाला है और एक ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, और यहाँ पर भी एक ये पेरेंटल और एक ये न्यूली सिंथेसाइज्ड। ये हमें कैसे पता है? बिकॉज हमने जो पहले वाला पेरेंटल स्ट्रैंड था उसमें तो नाइट्रोजन 15 ही प्रोवाइड किया हुआ था, विच मीन्स कि वहाँ पर नाइट्रोजन 14 प्रेजेंट नहीं था। पर यहाँ पर एक जो है आपको नाइट्रोजन 15 वाला दिख रहा है और एक नाइट्रोजन 14 वाला दोनों में। तो ये हमने जब बैक्टीरिया को कल्चर किया, जब हमें लगा कि इन्होंने रेप्लिकेट कर लिया विद इन 20-40 मिनट्स जो है बैक्टीरिया रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता है, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन आपने की तो यू नो कि जो आपका नाइट्रोजन 15 है वो हैवी है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन 14। तो जो आपका नाइट्रोजन 15 है वो यहाँ से, कि अगर मैं ये कहूँ कि नाइट्रोजन 15 जो है वो यहाँ पर बैंड बना लेगा नीचे, और नाइट्रोजन 14 थोड़ा लेस डेंस है तो वो यहाँ पर बैंड बनाएगा। तो ये नाइट्रोजन 15 है से ये नाइट्रोजन 14 है। तो इसकी कंसंट्रेशन देख के हमें पता चल सकता है कि कौन सा फॉर्म जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन था जब हमने तब जो है इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की तो यहाँ पर हमें ये हाइब्रिड देखने को मिलेगा, क्योंकि पेयर इनमें से कोई भी नहीं है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड है एक दूसरा है। जब इन दोनों को आप दोबारा से नेक्स्ट सेकंड जनरेशन के लिए रेप्लिकेट कराओगे तो यहाँ पर आपको एक तो ये ब्लैक में पेरेंटल स्ट्रैंड ही दिख रहा है, बाकी ये सभी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स हैं, और लास्ट में ये एक दोबारा से पेरेंटल स्ट्रैंड है बिकॉज ये वाला यहाँ पेरेंटल था तो ये कंजर्व रहेगा। तो जब आप इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन 15 ना देखने को मिलेगा बिकॉज ये सिर्फ दो ही स्ट्रैंड हैं, और बाकी आपको ये वाला और ये वाला एक्चुअली हाइब्रिड हैं तो हाइब्रिड देखने को मिलेगा, और नाइट्रोजन 14 जो है ये वाले दो हैं तो आपको यहाँ पर बैंड देखने को मिलेगा। जब आपने एक और राउंड जो है रेप्लिकेशन का कराया तो यहाँ पर अब आपको जो हाइब्रिड हैं वो एक तो ये देखने को मिल रहा है, एक ये, बिकॉज यहाँ पर पेरेंट स्ट्रैंड में ये था तो ये यहीं पर रहा सेमी कंजर्वेटिव, तो ये बाकी सभी नए ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन 14 जो है देखने को मिलेगा जो पहले वाली कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। अगर एक और राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कराओगे तो नाइट्रोजन 14 की कंसंट्रेशन और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी, विच मीन्स सक्सेसिव डिवीजन्स में जब आप देखोगे तो N14 अब कंसंट्रेशन में ज़्यादा मिलेगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो है ये बात बाद में जो है पता लगाई, कंक्लूड किया कि जो आपका DNA की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, कि जिसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो डॉटर सेल जो है वो रिटेन रखता है, बाकी एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। इसको आप आराम से जो है बाद में बैठ करके देख सकते हो, तो ईजी है, समझ जाओगे ये।